वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, आज मैं लेकर के आया हूं लेक्चर 2 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। प्रोफेशंस बोलते किसको है? प्रोफेशन के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक डॉक्टर जो इलाज करता है वो एमबीबीएस की डिग्री के साथ लोगों का इलाज करता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो एमबीबीएस किया होता है और साथ ही साथ उसके पास वो स्किल्स होती हैं कि वो किसी भी लोग का आसानी से इलाज कर सके। प्रोफेशन इंक्लूड the activity which require special knowledge and skill to be applied by individual in their occupation। ये बात क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे हम लोग बात करते हैं। Such activities are generally subject to guidelines or code of conduct laid down by the professional bodies, those engaged in the medical professions, and are subject to the regulation of द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, द कंसर्न प्रोफेशन बॉडी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई लॉयर है, कोई अगर हाई कोर्ट का वकील है, तो वकील क्या करता है? सबसे पहले प्रैक्टिस करता है, उसके लिए वो एलएलबी करता है, उसकी पढ़ाई करता है, तो वो उसका वो प्रोफेशन कहलाएगा। तो डॉक्टर का भी उसी तरह से प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड चार्टर्ड एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन अकाउंटेंट बिलोंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशंस। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं रोजगार। अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, काम करने के बदले में अगर आपको वो कुछ पैसा दे देता है, वो आपका कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये तीनों डिफरेंट चीज होती है। तीनों के लिए तीनों में क्या डिफरेंशिएट है इसको हम डिटेल से आपको बता देंगे अभी आगे के वीडियो में। ठीक है। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयमेंट रेफर टू द ऑक्यूपेशन ऑफ विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन। दूसरे के लिए काम करना और उसके बदले में कुछ उसको पैसा मिलना रिटर्न में। दोस हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर आर नोन एज एम्प्लॉय। अगर आप किसी अंडर में काम करते हैं तो उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड रिसीव वेजेस। कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उसके बदले में क्या मिल रहा है? वेजेस। ठीक है। एंड सैलरी are in the employment of factory owner and are employees of the factory. Similarly, people who work in the office of bank, insurance companies or any government sector, कोई मैनेजर है, असिस्टेंट है, क्लर्क है, प्यून है, सेक्रेटरी गार्ड है, कोई ड्राइवर है, बहुत सारा चीज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। ये सारा जो है किसी के अंडर में काम करने का मतलब वो उसका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आइए हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले आप ये बेसिस ऑफ डिफरेंस याद रखें कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस है, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला बात आता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सब लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर आपको जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना पड़ेगा। प्रोफेशन के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, जिस चीज के लिए भी आपने प्रोफेशनली में अप्लाई कर रखा है। डॉक्टर बन रखे हो तो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस चाहिए। अगर आप लॉयर बन रखे हैं तो आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए। इसी तरीके से प्रोफेशन में डिग्री चाहिए। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। कहीं भी काम करने जाएंगे तो आप उसमें इंटरव्यू देंगे, अगर आप कैपेबल होंगे तो आपको वहां पे रख लेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टैब्लिश ऐसे होता है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क, यानी कि बिजनेस का क्या काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ थिंग एंड सर्विस एंड बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। बिजनेस का काम क्या होता है? सामान को बनाना, परचेस करना, सेल करना। प्रोफेशन का काम क्या होता है? सर्विस देना। एम्प्लॉयमेंट का काम होता है कि जो काम मिलेगा वो काम करना। जो काम आपको अलाउड किया गया, अगर आप प्लम्बर का काम है तो आपको प्लम्बर का काम अलाउड कर दिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम आपको अलाउड कर दिया गया है और आपको उसके हिसाब से काम करना। तो ये तीनों में डिफरेंस ये होता है। थर्ड नंबर पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? यस, बिल्कुल। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है,
हो सकता है कि अगर आप अपने केबिन बना रहे हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेंगे, अगर डॉक्टर है तो, या फिर अगर टीचर है तो बेंच डेस्क लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, तो वो सब भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और अगर आप कहीं की एम्प्लॉयमेंट है तो कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, आप बिना पैसे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क, बिजनेस में पूरा हाई रिस्क होता है। ठीक है, प्रोफेशन में डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, और एम्प्लॉयमेंट में आराम से सोए रहिए, कोई भी रिस्क नहीं होता है। क्लियर। थर्ड नंबर पे क्वालिफिकेशन, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर बताइए क्या मुझे क्वालिफाइड होना जरूरी है? नो, फॉर स्टार्ट बिजनेस नो नीड टू एनी क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में अगर आप हैं तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में अगर आप हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी है। ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट। दूसरा, प्रोफेशन का भी मकसद होता है सर्विस दे करके पैसा कमाना, और एम्प्लॉयमेंट का भी मकसद होता है पैसा कमाना, किसी के अंडर में काम करके। तीनों का मकसद होता है पैसा कमाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, अ प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, एन एम्प्लॉय आल्सो कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। ठीक है, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है? प्रॉफिट आपको दिखता है, हाई प्रॉफिट दिखता है, रिस्क होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड, यानी कि लोगों में एक पहचान बनता है कि आपने जो सर्विस दे रहा है कैसा दे रहा है। आप लोग सुने होंगे कि बहुत से लोगों का नाम ऐसा है, बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, तो वो अच्छी सर्विस देने की वजह से हैं। ठीक है, और उसके बाद डेडिकेशन ऑफ जॉब के लिए इसका होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में कि आप इतने दिन तक काम कर सकते हैं, इतने दिन तक आपको हटा दिया जाएगा। 1 साल 2 साल 5 साल के लिए बहुत जगह पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब लास्ट में क्या मिलता है आपको? तो बिजनेस से क्या मिलता है, प्रोफेशन से क्या मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलता है? सबसे पहले जनरली क्या होता है? बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन से जो हम सर्विस देते हैं उसके बदले चार्ज लेते हैं, उससे भी हमको एक तरह से फी मिलता है जो कि पैसे के तौर पर मिलता है। तीसरा चीज है सैलरी और वेजेस, किसको मिलता है? अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय है, जाहिर सी बात है, तो वहां से आपको सैलरी मिलेगा। तो इसका कुछ डिफरेंस ये है जो आपको इस अंदाज में याद रखना है इसको, कि जिससे आप बहुत आसानी से कर सके, क्योंकि बेसिस ऑफ डिफरेंस याद रखना आपको जरूरी है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखिए, बिजनेस है तो रिस्क है, बिना रिस्क का कोई बिजनेस को नहीं चला सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट भी कर ले और हमको लॉस भी ना हो, तो ये नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप ये याद रखें कि लॉस के भी चांसेस बने होते हैं। तो बिजनेस में क्या रिस्क होता है? द टर्म्स बिजनेस रिस्क refer to the possibilities of indicate profit or even loss due to uncertainties or unexpected event. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। अचानक मान लीजिए कि आप करते हैं कपड़े का बिजनेस, आपने बहुत न्यू आज के टाइम के हिसाब से लड़कियों का कपड़ा में बहुत सारा फैशन चेंज होता है। आपने कोई कपड़ा परचेस करके बहुत हाई क्वांटिटी में ले आया, पता चला कुछ दिन के बाद एक नया मार्केट में कपड़ा आ गया जिसका नाम है पाकिस्तानी ड्रेस। अब पाकिस्तानी ड्रेस लड़कियां ज्यादा खरीदने लगी, और आपके द्वारा लाया गया जो माल था उस पर जो है लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये भी एक रिस्क का जो है हिस्सा है, यानी कि यहां से तो रिस्क हो जाता है, डूबने का चांसेस रहता है। उसी तरीके से देखते होंगे कि आजकल के जमाने में बहुत सारा चीज, लोग मोमोज खाना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना? तो लोग मोमोज जो है वो इंटरेस्ट लेके खा रहे हैं, तो इसका मतलब मोमोज से भी चल रहा है, उसके अलावा अचानक कुछ और नई चीज आ जाता है, अब लोग मोमोज पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा रिस्क का मामला हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने तरह का होता है, ठीक है, ये चीज हमको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क में इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। रिस्क इन्वॉल्विंग डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर एंड थेफ्ट आर इंश्योरेबल रिस्क। अगर मान लिया जाए कि कोई आग से जल गया या चोरी हो गया, ये इंश्योरेबल रिस्क होता है, मतलब ये इंश्योर होता है। रिस्क whose livelihood cannot be determined are non-insurable risk like change in government policy.
गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया कि अब आप ये सामान नहीं बेच सकते हैं जो कि हार्मफुल है, तो ऐसा केस में क्या होगा कि वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होगा, यानी कि आपका पूरा पूरी डूब जाएगा, है ना। आपका बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस में मान लीजिए कि कपड़े का बिजनेस है, वहां आग लग गया, अगर आपको इंश्योरेंस कराया हुआ तो ये इंश्योरेबल रिस्क हो सकता है, होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने पर पैसा मिल जाएगा। अगर आपका सामान पूरा जल भी जाता तो भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका वाइन का कोई शॉप है, वाइन तो अभी मान लीजिए आसानी के साथ लोग लाइसेंस लेके बेच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद सीधा बोलती है कि नहीं, अब वाइन कोई नहीं बेचेगा, जो वाइन आप उसको फेंक दीजिए। तो इसका मतलब जो भी माल मेरे पास होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये होता है रिस्क। तो इसमें दो रिस्क हुआ ना, इंश्योरेबल जिससे हमको उसका रिटर्न मिल जाए, नॉन इंश्योरेबल यानी कि वो डूब के खत्म हो जाए, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क, दूसरा रिस्क ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और इंटरनल रिस्क लाइक रॉन्ग डिसीजन एज इफेक्टिव रॉ मटेरियल। अगर कोई गलत डिसीजन से कोई रॉ मटेरियल इफेक्ट हो जाता है तो वो कहलाता है इंटरनल रिस्क। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, रिस्क बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर विच आर बियॉन्ड कंट्रोल आर एक्सटर्नल रिस्क लाइक चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन फैशन, ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल रिस्क। तो इंटरनल रिस्क मतलब कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं लेकिन हमने क्या किया, कुछ ऐसा काम डिसीजन ले लिया जिससे कि मेरा माल का नुकसान हो गया, तो इंटरनल रिस्क हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी है किस चीज पे बैन हो जाना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। जैसे अभी सुने होंगे आप लोग कि प्लास्टिक पे पूरा बैन है, प्लास्टिक आप नहीं दे सकते लोगों को, कपड़े का प्लास्टिक देना पड़ेगा आपको। तो अगर प्लास्टिक कंपनी जो बहुत हाई क्वांटिटी में अगर प्लास्टिक बना ली होगी तो बैन होने के बाद तो वो रिस्क हो गया ना। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिस्क। Speculative risk is not based on solid reason. It is more depend on guesswork. Decision taken on the basis of may lead to a loss or to gain or to situation where there is no gain, no loss. Share market is full of speculative risk. ठीक है? Pure risk. These are such risks where loss cannot be accurately predicted. Such risk like due to fire, theft, employee strike. देखिए ऐसा प्योर रिस्क होता है ना, अचानक आग जैसे जल गया, कोई चोरी कर लिया, एम्प्लॉय क्या किया कि हो सकता है कि उसको सैलरी कम लग रहा होगा या कुछ मामला हुआ, वो सीधा स्ट्राइक पे बैठ गया, 1 महीना से काम। ये सब रिस्क जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रिस्क। समझ में आ गई बच्चे, रिस्क का क्या वजह हो सकता है, एक्चुअल रिस्क, बिजनेस रिस्क का चार होते हैं। देखिए इकोनॉमिक कॉज, नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज की बात करते हैं तो उसमें कुछ अलग चीजें, नेचुरल की बात करते हैं तो उसमें कुछ अलग दिखेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए ह्यूमन कॉज, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं सॉरी नेचुरल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क में हम लोग किसका बात करते हैं, नेचुरल कॉज। मतलब नेचुरल रीजन से, कुदरती रीजन से अगर nature is an independent phenomenon and human being have no control over it. कुदरत पर किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, बारिश हो जाना, ये सब तो किसी के सब है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि सबसे पहला जो है काउस नेचुरल काउस है। नेचुरल जो है वो किसी के हाथ पे कंट्रोल नहीं है। नेचर क्लाइमेट्स लाइक अर्थ, अचानक मान लीजिए पता चला कि कहीं पे बाढ़ आ गया, ठीक है, आंधी तूफान चलने लग गया और उससे मेरा सामान उड़ के चले गया, तो ये नेचुरल काउज होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सीजन चेंज होने से सामान में इफेक्ट पड़ता है, बाढ़ आ जाने से, तो ये एक आप याद रखें कि पहला नेचुरल कॉज होता है जिसपे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू चेंज लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The dishonesty of employee can bring heavy losses for business. Example, employee may leak business secret of the competitor and may commit fraud also. अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसी खास बात है जो आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं बताना चाहते हैं, आप अपने साथ आपके जो कॉम्पिटिटर नहीं बताना चाहते हैं, उसको ले आकर के आपकी बात को बता देता है कि देखिए ऐसे ऐसे करके वो बिजनेस करता है, तो इस रीजन से भी आपका लॉस हो सकता है। तो ये कहलाता है ह्यूमन कॉज। इसमें दो तीन किस्म की बात आती है, डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, वर्किंग केयरलेस। कोई कस्टमर्स के
बेईमानी। अब कस्टमर की बेईमानी कैसे हो सकती है? आपने कोई सामान बेचा, कस्टमर को बोला पैसा देने के लिए, बोला नहीं पैसा कल देंगे, और कल आकर के वो पैसा दिया नहीं और बोलता हम पैसा दे चुके हैं, तो ये डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर है। तो ये कहलाता है आपका ह्यूमन काउस बिजनेस रिस्क का। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय क्या किया कि आपका पैसा ही चुरा लिया, ठीक है, बस समझना है ना। व्हेन द पीपल वर्किंग विद अ बिजनेसमैन स्टार्ट स्टेलिंग थिंग और मनी द बिजनेस रिस्क इज बोर्न। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कुछ गलत तरीके से आपका पैसा इधर से उधर कर दिया, कुछ हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया, तो ये एक रीजन भी हो सकता है। एम्प्लॉय जो आपके अंडर में काम करते, तो ह्यूमन में पहले कस्टमर्स भी धोखा दे सकते हैं आपको है, और एम्प्लॉय भी जो आपके अंडर में काम कर रहे वो भी दे सकते हैं। और वर्किंग केयरलेस का मतलब कि काम को पूरा बिगाड़ देना, ऐसा काम करना जिससे कि और नुकसान हो जाए। यानी कि मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय आपके अंडर में काम कर रहे हैं और काम करते करते वो सिगरेट पीने लगे, अचानक अनसर्टेनिटी क्या हुआ कि गलती से आग लग गई, आग जलने से नुकसान हुआ, तो ये केयरलेस कहलाता है। तो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक काउस। इकोनॉमिक काउस रिलेटेड टू चेंज ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। ये भी ध्यान रखें, चेंज इन फैशन इसमें आएगा और चेंज इन प्राइस आएगा। हम अभी आपको क्या बताए थे, फैशन चेंज हो गया, अचानक क्या हो रहा है कि पहले लोग कुछ और ड्रेस पसंद करते थे, अब लोग कुछ और ड्रेस पसंद करते हैं। पहले मान लीजिए लास्ट ईयर व्हाइट कुर्ता पजामा लोग अच्छा लगा, आज ब्लैक लगा, मेरे पास बहुत हाई क्वांटिटी में व्हाइट कलर का माल रखा हुआ। तो वो सब जो फैशन चेंज होता है जमाने के हिसाब से, तो उससे भी दुकानदारों को लॉस होता है, बिजनेसमैन को लॉस होता है, क्योंकि जब पुराने फैशन हो जाते हैं वो लोग नहीं पसंद करते हैं पहनना कपड़ा, ठीक है। तो ये मामले पे जो लॉस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक काउस। उसके अलावा चेंज इन प्राइस, द इकोनॉमिक रिस्क आल्सो क्रिएट बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग प्राइस। प्राइस बहुत कम और बेस होना, इंडियन माल कोई सा बन रहा है, चाइना से कोई सस्ता माल आने लग गया तो लोग चाइना माल खरीदने लग जाते हैं, इंडियन माल को छोड़ देते हैं। तो अगर हाई क्वांटिटी में वो माल बन के पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गए? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक थर्ड पॉइंट भी है, आप इसको देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर। व्हेन अ ट्रेडर प्रोवाइड्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर इट काउज बिजनेस रिस्क टू द अदर ट्रेडर। अगर मान लिया जाए कि कोई दो बिजनेसमैन एक साथ बिजनेस करता है, मान लीजिए कि पिज्जा का शॉप खोल के रखा हुआ दो लोग एक साथ, एक है ए लिमिटेड एक है बी लिमिटेड, या ए शॉप है बी शॉप है। ए शॉप और बी शॉप दोनों में पिज्जा सेम मिलता है, लेकिन ए शॉप क्या किया है कि बहुत अच्छा सोफा लगाया, साथ में पिज्जा के साथ एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक फ्री देता है। तो अब क्या होगा कि ये तो अपना चला लेगा, लेकिन इसके लिए बिजनेस रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा नहीं आएंगे, ए शॉप में ज्यादा जाएंगे, बी शॉप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ए शॉप में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा माल मिल रहा है। और लास्ट बात जो आपका आता है फिजिकल काउस, ऑल द कॉज विच रिजल्ट टू डैमेज एसेट्स आर कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉज। एग्जांपल, चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, हमारी मशीन जो प्रोडक्शन कर रही है वो कम क्वांटिटी में कर रही है, दूसरी काम जो नई मशीन आई है वो 4 गुना ज्यादा बेहतर काम कर रही है। तो ये आउटडेटेड होने की वजह से भी एक हमारा बिजनेस रिस्क बना रहता है। तो ये आपका फिजिकल काउजेस का पार्ट है। बात समझ में आ गई बच्चे? तो अगर आपको इस चैप्टर में लेक्चर 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट पे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट क्लियर किया जाएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।